नमस्ते। आइए आज पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी। जयशंकर प्रसाद जब यह कहानी लिख रहे थे तो हमारे भारत देश में स्वाधीनता आंदोलन अपने जोरों शोरों पर चल रहे थे और देश की क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रिय हो चुकी थी। हम देखते हैं इस कहानी में केंद्रीय पात्र मधुलिका के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना की अभिव्यक्ति बहुत ही रोचक रूप से प्रस्तुत की है। वे उस मधुलिका के मन में राष्ट्रीय प्रेम और अंतर्मन के बीच जो संघर्ष और ऊहापोह चलता है उसका चित्रण इस कहानी में किया है। इसमें हम देखते हैं बरसात का मौसम है, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, बिजली की गड़गड़ाहट, जोर से हवा चल रही और बूंदें बरस रही थी। जय घोष के बीच महाराज की सवारी आती है। आज कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। इस दिन महाराज को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था। जमीन के एक चुने हुए टुकड़े में वे हल चलाते, फिर बीज बोते थे। जमीन के असली मालिक को जमीन की 4 गुना रकम देते थे और खेत राजा के हो जाते थे। उस साल मधुलिका की जमीन चुनी गई थी। कौशल के सभी निवासी उसकी जमीन पर जमा हो रहे थे। राजा सवारी से उतरे और सुंदर लड़कियों ने मंगलगान गाए, पंडितों ने मंत्र पढ़े। फिर राजा ने जमीन पर हल चलाना शुरू किया। लोगों ने फूल और खील बरसाए। कौशल का यह उत्सव दूर दूर तक मशहूर था। इसमें भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों के भी लोग आते थे। उस साल मगध का एक राजकुमार अरुण आया था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोना था। थाल में बीज उठाए मधुलिका राजा के साथ चल रही थी। सब लोग राजा को देख रहे थे, लेकिन अरुण मधुलिका को राजा के धीरे धीरे सारे बीज बो दिए। अरुण मधुलिका को देखकर उस पर आकृष्ट हो जाता है। थाल खाली हो गया। राजा ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। यह जमीन की कीमत थी। मधुलिका ने थाली को प्रणाम किया, फिर सिक्के उठाकर राजा पर वार दिए और कहा, महाराज, यह मेरे बाप दादा की जमीन है। मैं इसे ऐसे ही आपको देने को तैयार हूँ। मैं इसे बेचूंगी नहीं। यह सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, ना समझ, राजा की कृपा का अपमान मत कर। आज ये तू राज्य की सुरक्षा से अवगत हो रही है, वह इन्हीं की कृपा से है। इसे अपना भाग्य समझ, भाग्य। तभी हम देखते हैं राजा ने पूछा, कौन है ये लड़की? महाराज, यह वीर सिंह मित्र की बेटी है। सिंह मित्र जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजा कुछ सोचने लगे, फिर बिना कुछ कहे अपने शिविर की ओर लौट गए। जयघोष के साथ उत्सव पूर्ण हो चुका था। रात हो गई थी और राजकुमार अरुण की आंखों में नींद कहाँ थी। अपने घोड़े पर सवार वह बाहर निकल पड़ा। घूमते घूमते एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे हाथ पर सिर रखकर मधुलिका सो रही थी। सोई हुई मधुलिका बहुत ही सुंदर और भोली जान पड़ती थी। अरुण चुपचाप एकटक उसे देख रहा था। अचानक कोयल बोल उठी। मधुलिका की नींद टूट गई। सामने एक अपरिचित को देखकर वह उठ बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ। आज सुबह तुम्हें उत्सव में देखा था, तभी से तुम्हारे साहस और सुंदरता का पुजारी बन गया हूँ। मजाक न करो राजकुमार, मैं आज बहुत दुखी हूँ। मेरा अपमान न करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, कहकर मधुलिका वहाँ से चली गई। चोट खाकर राजकुमार लौट गया। मधुलिका कुछ देर तक उड़ती हुई धूल को देखती रही। आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन मधुलिका ने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का निश्चय किया। अपनी जमीन को खोकर मधुलिका दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। रूखा सूखा जो मिलता खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इस तरह 3 साल बीत गए। सर्दियों की एक रात थी। मेघों से भरा हुआ आकाश, रह रहकर बिजली चमक उठती थी। मधुलिका अपनी झोपड़ी में बैठी ठिठुर रही थी। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई वह बात याद आई, राजकुमार अरुण की प्यार भरी बातें। जब उसे दुख हो रहा था
उसे अरुण की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है यहाँ? राही को शरण चाहिए, बाहर से आवाज आई। दरवाजा खोलते ही बिजली चमकी और मधुलिका चिल्ला उठी, राजकुमार? अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुक कर बोला, मैं बागी हूँ, मुझे मगध से निकाल दिया गया है, मैं कौशल में रहने आया हूँ। मधुलिका हंस बोली, आपका स्वागत है। बारिश बंद हो चुकी थी। कोहरे से धुली हुई चांदनी में अरुण और मधुलिका बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। मधुलिका आज बहुत खुश थी। अरुण कुछ संभल संभल कर बातें कर रहा था। मैं नया राज्य स्थापित करूंगा, तुम्हें राजरानी बनाऊंगा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना मधुलिके? अरुण ने उसके हाथों को दबाकर पूछा। मधुलिका आज बहुत खुश थी। राजकुमार अरुण के पास बैठकर वह अपने सभी दुखों को भूल सी गई थी। सपनों की दुनिया में खोई थी मधुलिका। जब अरुण बोला, नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो कहोगे वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। और अरुण उसे अपनी योजना बताने लगा। मधुलिका राजा से मिलने उसके महल गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए देव, मेरी जमीन खेती के लिए ली गई थी। अच्छा, तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किले के दक्षिणी माले के पास अपनी खेत के बराबर की जमीन चाहिए। राजा मान गए। किले के दक्षिणी नाले के पास की जमीन सैनिक महत्व रखती थी, पर वहाँ सैनिक किले पर पहरा देते थे। जमीन मधुलिका को मिल जाने के बाद सैनिक वहां से हटा लिए गए। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वह वहां से राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी। मधुलिका का दिल उससे धिक्कार रहा था। मेरे पिता ने कौशल को बचाया था और उनकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ। नहीं, कभी नहीं। यह सोचकर वह इधर उधर भागने लगी। सामने से कौशल देश के सेनापति अपने सैनिक टुकड़ी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी, डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। सैनिक दक्षिणी नाले की ओर से भागे और भागकर हमले की तैयारी करने शुरू की और वहां पर अरुण को पकड़ लिया। इस तरह उसकी योजना बेकार हो गई और उसे बंदी बना लिया गया। राजा ने उसे प्राण दंड दिया। फिर मधुलिका बुलाई गई। वह पागल सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मधुलिका, मन चाहा पुरस्कार मांगो। तब मधुलिका कहती है, मुझे भी प्राण दंड चाहिए। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। इस प्रकार मधुलिका ने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति के साथ साथ एक आदर्श प्रेम का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कहानी में एक मुख्य पात्र के रूप में अपनी भूमिका अदा की। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। इसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्या कथा है और किस मनोभूमि को लेकर इस कथा को लिखा गया है। धन्यवाद।